Yes, conditional international liquidity consists of borrowed funds of a country from other countries or बोरिंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस। जैसे आपने पढ़ा है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के चैप्टर्स में कि जब एक कंट्री जो है अपनी पेमेंट्स के लिए, इंपोर्ट पेमेंट्स के लिए जो है वो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से फॉरेन करेंसी के लोन्स लेगा, तो वो डेफिनेटली देयर विल बी सर्टेन कंडीशंस, तो उसे वो इंटरनेशनल कंडीशनल इंटरनेशनल लिक्विडिटी कहेंगे। ठीक है, जो लैंडर है यानी कि फॉर एग्जांपल आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जो है वो सर्टेन कंडीशंस पे लोन देता है। ठीक है, तो दे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट विल पोज सम कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस अपॉन द यूज़ ऑफ फंड्स बाय द बोरोवर। तो वो जब आपने जैसे पढ़ा है कि बोरिंग्स जो हैं वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए हो सकती हैं, किसी बीओपी प्रोग्राम के लिए हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो सकती है, टू अवॉइड द मिस यूज़ ऑफ द फंड्स बाय द बोरिंग कंट्री। ठीक है, तो अनकंडीशनल जो उस अपना हमारा राइट है एक तरह से, जो हमारा ही पैसा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और जो कंडीशनल है वो हम क्योंकि लोन ले रहे हैं तो दैट कम्स विद सर्टेन कंडीशंस। नाउ वी लुक एट that there are three main aspects of international liquidity which we have to discuss. International liquidity के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए हम तीन चीज़ों को स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज नेचर ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, अंतर्राष्ट्रीय तरलता की प्रकृति क्या है। सेकेंड, साइज ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी, एंड थर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण किस प्रकार होता है। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। द आउटस्टैंडिंग एक्सटर्नल डेट्स ऑफ अ कंट्री में बी सेटल्ड इन 3 डिफरेंट वेज। मीन जो नेचर है कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुई और किस तरीके से फ्लो कर रही है। फर्स्ट इज द डेट्स में बी लिक्विडेटेड through the transfer of gold or of some currency universally acceptable and convertible to the creditor country। ठीक है, तो हमारे जो डेट्स हैं वो हम कैसे लिक्विडेट कर सकते हैं, कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, रीपे कैसे कर सकते हैं। या तो हम गोल्ड दे दें या दूसरी या करेंसी दे दें, वो करेंसी जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। जैसे हम यूएस को देंगे तो या यूएस डॉलर में देंगे या फिर ऐसी करेंसी में जो यूएस एक्सेप्ट कर ले, या फिर अगर अपनी करेंसी है तो वो कन्वर्टिबल होनी चाहिए। ठीक है, एनी करेंसी विच इज़ टू सर्व सेटिस्फैक्टरीली एज अ रिजर्व करेंसी मस्ट सेटिस्फाई अकॉर्डिंग टू WM स्कैमल द फॉलोइंग कंडीशंस। तो कोई भी करेंसी हम जो इस तरीके से फ्लो करते हैं, पेमेंट करते हैं जिसकी फॉर्म में, उसमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, 3 शर्तें पूरी होंगी एज पर WM स्कैमल। फर्स्ट इज इट मस्ट बी द करेंसी ऑफ सम ग्रेट ट्रेडिंग नेशन। तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया अपनी करेंसी जो है वो उसमें पेमेंट करने लग जाए। जो कंट्री इंटरनेशनली इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्ट्रांग है एंड इट हैज़ अ लार्जर शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड, जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, और जिस करेंसी को इंटरनेशनली सप्लाई उसकी वो अवेलेबल करा सकता है वो कंट्री, तो वो कंट्री की करेंसी जो है ही इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। सो इट मस्ट बी द करेंसी ऑफ सम ग्रेट ट्रेडिंग नेशन एंड वन विच मे बी अर्नड ईजिली थ्रू नॉर्मल ट्रेड एंड हुज बैलेंसेस कैरी द प्रॉमिस दैट दीज मे बी एक्सचेंज फॉर गुड्स वर डिज़ायरेबल इन देमसेल्व्स एंड फॉर द वर्ल्ड डिमांड विच एग्जिस्ट फॉर देम। यानी कि करेंसी जो है वो एक बड़े नेशन की होनी चाहिए और बड़ा नेशन इतनी सप्लाई को इंश्योर करे, वो ये तसल्ली दे कि यस वो इस करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कर सकता है। ठीक है, और बाकी ट्रेडिंग पार्टनर्स उसकी उस करेंसी पर विश्वास करके उस करेंसी को एक्सेप्ट करें। राइट, सेकेंड कंडीशन इज द करेंसी मस्ट बी रिलेटिवली मोर स्टेबल देन अदर करेंसीज, क्योंकि उस करेंसी के टर्म्स में दूसरी करेंसीज को मेज़र किया जाएगा। हम जब पेमेंट करेंगे तो हम डॉलर के रूप में रुपए को मेज़र करेंगे या रुपए में डॉलर को मेज़र करेंगे। तो वो जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल करेंसी है वो बेसिकली क्या होगी, एक मेजरिंग रॉड का काम कर रही है। तो इसलिए सेकंड कंडीशन क्या लगा दी कि उस करेंसी की इंटरनेशनल वैल्यू जो है वो थोड़ी स्टेबल होनी चाहिए, लेस फ्लक्चुएशंस होनी चाहिए। थर्ड इज द करेंसी मस्ट बी सपोर्टेड इन इट्स होम कंट्री बाय ग्रेट एंड एक्सपीरियंस्ड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्किल एंड प्रोबिटी। ठीक है, और ये भी ज़रूरत है कि जो करेंसी हम इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर रहे हैं वो अपनी होम कंट्री में उस वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का रिज़र्व बैंक है या यूएस का फेडरल रिज़र्व बैंक है, तो उनका बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट उस करेंसी को सपोर्ट करते हो, यानी कि उन लगभग उसके बराबर जो करेंसी इशू होती है, गोल्ड अवेलेबल हो या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अवेलेबल हो, और इतना बैंकिंग स्किल्स हो कि उस करेंसी में फ्लक्चुएशंस आने को वो
कंट्री का सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर पाए, ठीक है। फोर्थ कंडीशन इज द करेंसी मस्ट बी फ्री फ्रॉम रिकरेंट स्केर्सिटी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि उस करेंसी की हमेशा जो है वो शॉर्टेज बनी रहे, ठीक है। शॉर्टेज को कौन दूर कर सकता है, जो जिस कंट्री की वो करेंसी है, तो वही, क्योंकि असली सप्लायर तो वही है, प्रिंट तो वही कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंडीशन जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमने देखा कि डेट्स कैन बी लिक्विडेटेड थ्रू द ट्रांसफ़र ऑफ गोल्ड वाला जो ये पॉइंट है कि ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वो करेंसी जो है इंटरनेशनल लिक्विडिटी को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, या वहाँ से सप्लाई आपके ओरिजिनेट होती है। Secondly, the international payments may be made through what we may call the accumulation facilities, ठीक है। कि जो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान है वो हम एक संचय सुविधा, एक्यूमुलेशन फैसिलिटी, एक्यूमुलेशन मीन्स होता है संचित करना, तो ऐसी सुविधा जहाँ पर है वहाँ से इंटरनेशनल पेमेंट्स, यानी कि वहाँ से सप्लाई जनरेट हो गई एक तरह से इंटरनेशनल करेंसी की या लिक्विडिटी की। इन दिस मैथड द मैथड ऑफ डेट सेटलमेंट अ कंट्री एक्सेप्ट्स द पेमेंट ऑफ डेट्स इन द डेटर्स करेंसी। फिर से सुन लेंगे। इन दिस मैथड ऑफ डेट सेटलमेंट अ कंट्री एक्सेप्ट्स द पेमेंट ऑफ डेट्स इन द डेटर्स करेंसी, ठीक है, allowing the proceeds to accumulate in the debtor country as bank deposits on short term assets, यानी कि जिस कंट्री ने, जो डेटर कंट्री है जिसने लोन लिया है, उसी की करेंसी में डेट सेटलमेंट होता जाए, ठीक है। और वो अपने पास ही उस पैसे को, जैसे मान लीजिए इंडिया ने यूएस को रीपेमेंट करनी है, तो इंडिया क्या यूएस डॉलर तो नहीं है मान लीजिए, तो अपने ही रुपए के टर्म एक फ़ंड बना दिया और उसमें वो एक्यूमुलेट करते जाएं कि ये हमने रीपेमेंट जो है वो करनी है शॉर्ट टर्म एसेट्स की फॉर्म में या बैंक डिपॉजिट्स की फॉर्म में, वो एक फ़ंड बनता जाएगा जिससे कि बाद में आपकी डेट सेटलमेंट, यानी कि जो भी आपने इंटरनेशनल सप्लाई रीपेमेंट करना है वो होता चला जा सकता है। सच एक्यूमुलेशन कैन बी लिक्विडेटेड इन वेरियस वेज, तो ये जो फंड बन जाएगा फिर इसको हम लिक्विडेट करेंगे। लिक्विडेट मतलब ये जो फंड बन गया है इसमें से हम पेमेंट्स कर सकते हैं, फ्लो ऑफ पेमेंट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कैसे कर सकते हैं, द होल्डर ऑफ द एक्यूमुलेशन में यूज़ देम टू बाय गुड्स और सर्विसेज इन द कंट्री वेयर इट हैज़ एक्यूमुलेटेड। जैसे कि हमने अपना फ़ंड बना लिया, हमने यूएस को देना, अब वो जो हमारे पास फ़ंड बना है वो हमने, क्योंकि पेमेंट किसको देनी थी, यूएस को, तो वो यूएस का पैसा है जो हमने फ़ंड बनाया, तो यूएस क्या कर सकता है, उस फंड को यूज़ करके हमारी ही कंट्री से हमारे से गुड्स खरीद सकता है, ठीक है। दीज मे बी यूज बाय द होल्डर कंट्री इन अ थर्ड कंट्री, या फिर वो किसी और कंट्री से कुछ खरीद के हमें कह सकता है कि उसको पेमेंट कर दी जाए। अनदर ऑल्टरनेटिव इज दैट दीज मे बिकम परमानेंटली फंडेड डेट्स हेल्ड इन डेटर कंट्री बाय द क्रेडिटर्स, तो जो लेंडर है, क्रेडिटर है, वो परमानेंटली ही आपके वो ऐसे फंड्स क्रिएट करता रहेगा और जब भी ज़रूरत पड़ेगी वो उस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकता है। Third is international debts may be settled by drawing rights upon foreign countries. तो जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हमने करनी है, इंटरनेशनल डेट्स की पेमेंट करनी है, वो सेटल डाउन करने का और क्या तरीका है कि कैश करेंसीज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ड्राइंग राइट्स हैं। ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं, दीज मे बी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन लोन्स टू द डेटर, कि हमने पेमेंट करनी है, पेमेंट के लिए पैसा तो नहीं है, ओके, एक और लोन सेंक्शन कर दिया, और इन द फॉर्म ऑफ आउटराइट गिफ्ट्स, या फिर गिफ्ट दे दिया, सच एज दोज मेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडर द यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपने डेट रीपे करना है, फॉर एग्जांपल इंडिया ने यूएस को डेट रीपे करना है, तो यूएस क्या करेगा कि वो आपको एक नया लोन देगा, ठीक है, या फिर वो आपको कोई गिफ्ट देगा। तो इस तरीके से वो आपकी पुरानी डेट सेटलमेंट्स होती चली जाएंगी थ्रू द जनरेशन ऑफ न्यू लोन्स और थ्रू द डोनेशंस, ग्रांट्स और गिफ्ट्स। These may also include the drawing rights upon the International Monetary Fund, which is in essence nothing more than a pool of currencies to provide additional drawing rights to the member nations. या फिर अगर हम डायरेक्ट नहीं ऐसे करते तो IMF आपने पढ़ा ही है कि IMF में के थ्रू ये चैनल किया जा सकता है, ठीक है, कि IMF बिकॉज इट हैज़ गॉट द स्टॉक ऑफ फॉर ऑल द फॉरेन करेंसीज, तो उस मोड के थ्रू जो पूल बना हुआ है करेंसीज का, वहाँ से ड्राइंग राइट्स जो है वो ऐड होते चले जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ने यूएस की पेमेंट देनी है, एक तो डायरेक्ट हमने कर लिया कि डायरेक्ट हम दे सकते हैं, दूसरा IMF के थ्रू कैसे कि इंडिया के और IMF के पास इंडिया का अकाउंट भी है, यूएस का अकाउंट भी है, ठीक है। तो जब हमने पेमेंट देनी है तो हमारे अकाउंट से वो पैसा चला गया यूएस अकाउंट में,
ठीक है, हमें कोई कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ी, हमें डॉलर नहीं खरीदने पड़े, हमें रुपये की पेमेंट नहीं करनी पड़ी, तो वो अकाउंट से डेबिट हो गए पैसा वो और दूसरे के अकाउंट में चला गया। तो इस तरीके से जब वो पेमेंट करनी होगी तो IMF अपने आप से वो पेमेंट जो है वो US को कर सकता है। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल डेट्स को सेटल कर सकते हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी के द्वारा। सेकेंड फिर इसमें हमने समझना है साइज़ ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी। द कंसिडरेशन ऑफ द साइज़ ऑफ स्टॉक ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल लिक्विडिटी का साइज़ कैसे हमें पता चलता है? ठीक है, जितनी डिफरेंट करेंसीज़ का मार्केट में सप्लाई है, ऐसे कह सकते हो। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में किसी भी फॉरेन करेंसी का सप्लाई कहाँ से आता है, हमने अभी ऊपर ही किया है, सप्लाई कहाँ से आता है, जो हमारे पास किसी भी कंट्री के पास दूसरी करेंसी के, फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स हैं, ठीक है, या हमने एक्सपोर्ट रिसीट्स हैं जो हमारे पास, या इंटरनेशनल मार्केट से हम खरीद लें, ठीक है, अपने इंपोर्ट्स को कम कर लें या इंटरनेशनल मार्केट से उस करेंसी को खरीद लें। जैसे इंडिया के पास US डॉलर का जो स्टॉक पड़ा है रिजर्व बैंक के पास, ठीक है, या जो हमारे एक्सपोर्ट्स अर्निंग्स हैं US से वो हो गया, या हम इंटरनेशनल मार्केट में उसे खरीद लें। तो जितना हमने डिफरेंट सोर्सेज को, या फिर हमारे जो ड्राइंग राइट्स हैं IMF या वर्ल्ड बैंक के पास, ठीक है, तो इस तरीके से हमें साइज़ का जो है वो पता चल सकता है कि किसी कंट्री के लिए, और इसी तरीके से सभी कंट्रीज़ के में इंटरनेशनल लिक्विडिटी का क्या साइज़ है। या फॉर एग्जांपल IMF के पास इंटरनेशनल लिक्विडिटी का साइज़ कैसे पता चलेगा? व्हेन बिकॉज IMF हाउ मच अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी IMF हैज़, डिफरेंट करेंसीज का कितना अमाउंट है, तो इंटरनेशनल लिक्विडिटी जो है वो होती चली जाएगी। अ कंट्री विच हैज़ रिजर्व्स एडिक्वेट ओनली फॉर एलिवेटिंग पेमेंट्स डिफिकल्टीज मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विथ हैवी डिमांड्स ऑफ लिक्विडिटी फॉर फाइनेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेफिनेटली जिस कंट्री को इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है उसे तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है, और प्रॉब्लम अराइज तब होती है अगर वो इंटरनेशनल लिक्विडिटी एक ही करेंसी में चाहिए। मतलब हमने मान लीजिए इंडिया ने 10 कंट्रीज़ को पेमेंट करनी है और 10 कंट्रीज़ क्या कह रहे हैं कि हमें तो US डॉलर में पेमेंट चाहिए, तो इट मीन्स कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की इंटरनेशनल करेंसी जो है वो कैसे क्रिएट होगी, जब उसे US डॉलर्स मिल जाएंगे। और वो कहाँ से मिलेंगे? या तो हमारे पास फॉरेन स्टॉक हो, या एक्सपोर्ट अर्निंग हो US से, या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, IMF वर्ल्ड बैंक से हमें मिले। तो इस तरीके से हम जो है अपने उस इंटरनेशनल लिक्विडिटी के साइज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं।